हाय फ्रेंड्स, यू वेलकम इन लीगल अफेयर्स। और आज का अपना टॉपिक है प्ली ऑफ एलईबी। दोस्तों, एलईबी के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो नॉर्मली कुछ क्वेश्चंस माइंड में आ जाते हैं, जैसे कि इसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या हैं, कौन रेज कर सकता है, कब रेज कर सकता है, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहेगा, या रेज करने के बाद इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करें उससे पहले प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स। इस वीडियो में जो टारगेटेड ऑडियंस रहेगी वो रहेगी स्टूडेंट्स ऑफ लॉ, स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, जुडिशियल सर्विसेज एस्पिरेंट्स, यंग लॉयर्स ऑफ इंडिया और कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया। दोस्तों, एलईबी एक लैटिन वर्ड है। एलईबी का मतलब होता है एल्सवेयर, या इसको हम समवेयर एल्स भी कह सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको साथ ही में बता दूं कि जो प्ली ऑफ एलईबी के प्रोविजंस हैं ये आईपीसी में जनरल एक्सेप्शंस में नहीं दे रखे हैं। चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शंस है आईपीसी का, उसमें इसके प्रोविजंस नहीं दे रखे। इसके बारे में इंडियन एविडेंस एक्ट चैप्टर 2 में बात की गई है, सेक्शन 11 में, जिसमें कहा गया है कि जो फैक्ट्स अदरवाइज नॉट रेलेवेंट, जो नॉर्मली रेलेवेंट नहीं होते किसी फैक्ट एंड इशू से या किसी केस से या रेलेवेंट फैक्ट से, बिकम्स रेलेवेंट, वो रेलेवेंट हो जाते हैं किन सिचुएशंस में, तो वो बात करता है प्ली ऑफ एलईबी की। दोस्तों, इस प्रोविज़न का इंट्रोड्यूस करने का जो पर्पस रहा है ये है कि कोई बेकसूर व्यक्ति को कन्विक्ट ना कर दिया जाए और उसको प्रॉपर राइट दिया जाए अपना ग्राउंड रेज करने का। लेकिन वहीं पे कुछ व्यक्ति लॉ की इस एक्सेप्शन का बेनिफिट भी उठाने की कोशिश करते हैं। जो डिफ़ॉल्टर्स रहते हैं वो इसको मिसयूज़ करने की कोशिश भी करते हैं, तो उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे बात करते हैं प्ली ऑफ एलईबी के कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स की। तो अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले दोस्तों जो फर्स्ट एलिमेंट इसका है कि देयर मस्ट बी एन एक्ट, कोई एक्ट होना चाहिए। दूसरा एलिमेंट जिसको हम बोलते हैं कि एक्ट जो है वो पनिशेबल होना चाहिए, मतलब एक्ट मस्ट बी पनिशेबल। अब यहाँ पे मैं आपको फॉर एग्जांपल इलस्ट्रेशन देना चाहूँगा। ए ने बी को चाय पिलाई, तो ये एक एक्ट हो गया, ये पनिशेबल नहीं है। लेकिन अगर वहीं पे ए ने बी को जहर डाल के चाय पिलाई, तो ये क्या हो गया, पनिशेबल एक्ट हो गया ना। उसका इंटेंशन था उसका मर्डर करने का, तो उस केसेस में एक्ट प्लस एक्ट मस्ट बी पनिशेबल। दूसरा एलिमेंट है प्ली ऑफ एलईबी का कि जो फैक्ट्स हैं वो सर्टन नहीं है, इतने सक्षम नहीं है कि वो एक्यूज की गिल्टी या एक्विटल को एस्टेब्लिश कर सकें। के लिए ए वॉज चार्ज्ड विथ द मर्डर ऑफ बी, ए को बी के मर्डर के लिए चार्ज कर दिया गया है, लेकिन जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स ये दिखा रहे हैं कि बी ने सुसाइड किया है। तो यहाँ फैक्ट्स की इनकन्सिस्टेंसी हो गई। इस इनकन्सिस्टेंसी को अवॉइड करने के लिए और अपने आप को नॉन गिल्टी प्रूव करने के लिए यहाँ पे प्ली ऑफ एलईबी एस्टेब्लिश किया जा सकता है, इन केस जो इंडिविजुअल है वहाँ पे प्रेजेंट नहीं था। तो ये ऐसे चेन ऑफ फैक्ट्स होते हैं। इसका जो चौथा एलिमेंट है, ये ऐसे चेन ऑफ फैक्ट्स होते हैं जो कि एक पूर्वानुमान, एक एंटीसिपेशन देते हैं ऑफेंस के बारे में। जो अलेज्ड ऑफेंस है वो हुआ था, नहीं हुआ था, एक्यूज्ड उसमें गिल्टी है या नहीं है, उसकी गिल्टी या नॉन गिल्टी को हाईली प्रोबेबल या इम्प्रोबेबल कर देते हैं। इलस्ट्रेशन के लिए ए वाज चार्ज्ड विद मर्डर ऑफ बी, लेकिन जो सर्कमस्टांसेस शो कर रहे हैं कि जो बी का मर्डर है फॉर एग्जांपल वो कलकत्ता में हुआ है और ए उस समय दिल्ली में था, तो ये कहीं ना कहीं उसकी प्रोबेबिलिटी को बहुत कम कर देता है कि जो बंदा वहाँ प्रेजेंट ही नहीं है वो ऑफेंस कैसे करेगा। ये फैक्ट्स हैं जो मेक एन एंटीसिपेशन ऑफ अलेज्ड ऑफेंस हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल। यही कहना चाह रहा है चौथे एलिमेंट में। तो एक बार मैं चारों एलिमेंट्स को रिपीट करता हूँ। देयर मस्ट बी एक्ट, एक्ट मस्ट बी पनिशेबल, एंड जो फैक्ट्स अवेलेबल आर नॉट सर्टन टू एस्टेब्लिश द एक्यूज्ड गिल्टी और कन्विक्ट हिम। ये ऐसे चेन ऑफ फैक्ट्स होते हैं जो एक्यूज की गिल्टी या कन्विक्शन को हाईली प्रोबेबल या इम्प्रोबेबल कर देते हैं। यहाँ पे दोस्तों सेक्शन 11 देखते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट का। व्हेन फैक्ट्स आर नॉट अदरवाइज रेलेवेंट बिकम रेलेवेंट। फैक्ट्स जबकि अदरवाइज रेलेवेंट नहीं हैं
वो कब रेलिवेंट हो जाते हैं? इफ़ दे आर इनकंसिस्टेंट विद एनी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। दूसरा, इफ़ बाय देमसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स दे मेक existence or non-existence of any fact in issue on relevant fact highly probable or improbable। देखिए पहले को समझते हैं। if they are inconsistent with fact in issue or relevant facts। अब यहाँ क्या है दोस्तों कि ए कैलकटा गया, तो इसकी किसी अदर फैक्ट से कोई रेलिवेंसी नहीं है। कैलकटा गया, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर इसी को हम ऐसे कह दें कि जब बी का मर्डर हुआ जिस टाइम पे, उस टाइम पे ए कैलकटा में था, तब ये रेलेवेंट हो जाएगा और प्ली ऑफ एलिबी इसके अंडर क्लेम की जा सकती है। इससे साबित हो जाएगा कि वो बंदा कैलकटा में था, ना कि दिल्ली में जहाँ पे बी का मर्डर हुआ। तो उसका दिल्ली में होना पॉसिबल ही नहीं है, तो क्राइम कैसे करेगा? अब यहीं पे इसी इलस्ट्रेशन को दोबारा समझते हैं दूसरे पॉइंट के लिए। क्या कहता है कि इफ़ बाय देमसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स दे मेक एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल। अब यहाँ क्या कहना चाह रहा है दोस्तों कि ए कैलकटा में था, बी का मर्डर दिल्ली में हुआ, तो एक हाईली प्रोबेबल फैक्ट हो गया कि ए जो है मर्डर नहीं कर सकता क्योंकि वो प्रेजेंट ही नहीं था। तो उसने प्रोबेबिलिटी बढ़ा दी फैक्ट इन इशू की। फैक्ट इन इशू ये था कि भाई ए ने मर्डर किया है कि नहीं किया है ना। तो दूसरा क्लॉज में ये कहना चाह रहे हैं। सेक्शन 11 में 2 इलस्ट्रेशंस भी दिए गए हैं, इनको आप देख लीजिएगा। आगे एक और क्वेश्चन आता है कि प्ली ऑफ एलिबी को रेज करने के लिए सही समय कब है? कब हम प्ली ऑफ एलिबी को कोर्ट में रेज कर सकते हैं या कब हम प्ली ऑफ एलिबी क्लेम कर सकते हैं अपने केस में? तो दोस्तों जो एक थंब रूल है लॉ का, वो ये है कि अगर आपको कोई भी फैक्ट जब भी पता चलता है तो आपको उसे तुरंत कोर्ट में बताना होता है और तुरंत क्लेम करना होता है। मतलब एज अर्ली एज पॉसिबल। अगर आप चीज़ों को डिले करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके फैक्ट्स के ऊपर सस्पेशन क्रिएट हो जाता है और आपकी जो फैक्ट्स की क्रेडिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं कम होती है। हाँ, अगर आपको कोई जेन्युइन रीज़न है जिसके कारण आप क्लेम नहीं कर पाए हैं तो वो एक अलग बात है, उसके लिए आप कोर्ट में आपके रीजंस को भी बता सकते हैं। तो सिंपली इसका आंसर ये रहेगा कि आपको जैसे ही पता चले, जितनी जल्दी हो सके आपको प्ली ऑफ एलिबी क्लेम करनी है। इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे, इंक्वायरी के टाइम पे, या चार्ज फ्रेमिंग के टाइम पे, या कोर्ट में एविडेंसेस के टाइम पे, जब भी आप कर सकते हैं एज अर्ली एज पॉसिबल एट फर्स्ट इंस्टेंस। बात आ जाती है बर्डन ऑफ प्रूफ की। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा? एक जो जनरल परसेप्शन है लॉ की कि जो बंदा चाहता है कोर्ट में कि कोर्ट उसकी बात माने, उसी को ये बात प्रूव भी करनी पड़ेगी। तो चैप्टर 7 सेक्शन 103 इंडियन एविडेंस एक्ट का यही बात करता है। बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पर्टिकुलर फैक्ट लाइज ऑन अ पर्सन हु विशेज द कोर्ट टू बिलीव इन इट्स एग्जिस्टेंस। मतलब जो बंदा चाहता है कि कोर्ट उस फैक्ट को माने, उसी को उसे प्रूव भी करना होगा। सेक्शन 103 की अगर आप सेकंड इलस्ट्रेशन देखेंगे, उसमें लिखा हुआ है बी विशेज द कोर्ट टू बिलीव दैट एट द टाइम इन क्वेश्चन ही वाज एल्सवेयर ही मस्ट प्रूव इट। मतलब बी चाहता है कि कोर्ट माने कि जब कुछ क्राइम हुआ उस टाइम वो वहाँ पे नहीं था, कहीं और था, तो उसे ही ये प्रूव भी करना पड़ेगा। तो बर्डन ऑफ प्रूफ समझ आ गया। बर्डन ऑफ प्रूफ उसी बंदे पे रहेगा जो बंदा चाहता है कि मेरी बात कोर्ट माने, सब्जेक्ट टू फ्यू एक्सेप्शंस ऑफ लॉ। इसकी बात करें तो जैसे कि नॉर्मल केसेस में बर्डन ऑफ प्रूफ उसी बंदे पे रहता है जो उसे प्रूव करना चाहता है। बट कुछ केसेस रहते हैं जैसे कि 113A एविडेंस एक्ट, 113B एविडेंस एक्ट, जैसे कि प्रजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय मैरिड वुमन, प्रजम्पशन एज टू डाउरी डेथ, है ना। 114A प्रजम्पशन एज टू कंसेंट ऑफ सर्टन प्रोसिक्यूशंस फॉर रेप। तो ये सारी प्रजम्पशंस जो हैं कोर्ट कई बार इनको प्रिज्यूम कर लेती है और बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो दूसरी पार्टी पे शिफ्ट हो जाता है। ये एक्सेप्शंस थी, जैसे कि कोई मैरिड वुमेन सुसाइड कर लेती है विद इन 7 ईयर्स, और क्वेश्चन ये आता है कि जिस लेडी ने सुसाइड किया है उसके जो ससुराल वाले थे उसके ऊपर मतलब क्रूएलिटी करते थे,
उसको मारपीट करते थे, वायलेंस करते थे, तो उस केसेस में जो अबेटमेंट हुई है, ये सारे सर्कमस्टेंसेस को कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगा। किसी को कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है इस केस में, जब तक कि दूसरी पार्टी उनको गलत साबित ना करे। सेम 113B है, प्रिजम्पशन ऑफ टोरी डेथ। से किसी औरत की डेथ होती है तो उससे थोड़े दिन पहले ही उसके मतलब ससुराल वालों ने उससे दहेज मांगा होगा। तो अगर ये भी प्रूव हो गया होता है कि ससुराल वालों ने थोड़े दिन पहले दहेज मांगा था, तो उन केसेस में भी कोर्ट जो है प्रिज्यूम कर सकती है कि ये डॉरी डेथ है, डॉरी मांगने के चक्कर में उस औरत का डेथ हुई है। 114B में अगर जिस किसी के साथ रेप हुआ है वो बोल दे कि रेप सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे मेरा कंसेंट नहीं था, तो कोर्ट मान लेगी कि ये कंसेंट नहीं था, उसे कुछ और प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। सेम 114 में भी दिया गया है कि कोर्ट में प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टन फैक्ट्स जो कि कॉमन कोर्स ऑफ नेचुरल इवेंट के होते हैं, पब्लिक रिलेशंस के कॉमन होते हैं, प्राइवेट बिजनेस के जो नॉर्मल अपने डेली चाल चलन के कुछ इवेंट्स रहते हैं उनको कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगी। तो ये सारी एक्सेप्शंस थी। बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस की। तो प्ली ऑफ एलिबी लेने के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो दोनों साइड रहते हैं, जैसे कि हर किसी के प्रो एंड कॉन्स रहते हैं, सेम प्ली ऑफ एलिबी में भी रहते हैं। अगर आप सच्चे हो और आपने सही प्ली ऑफ एलिबी चूज़ की है तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ आपको अपने जो एविडेंसेस हैं वो बियॉन्ड द डाउट प्रूव करने पड़ेंगे, अप टू द फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट प्रूव करने पड़ेंगे। और दूसरी साइड अगर आप फॉल्स प्ली लेते हैं तो फॉल्स प्ली के केस में आपके ऊपर चार्जेस लग सकते हैं चैप्टर 11 ऑफ आईपीसी के तहत, गिविंग फॉर फॉल्स एविडेंसेस। दूसरा दोस्तों, आपकी जो क्रेडिबिलिटी है एविडेंस की वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। तीसरा, उसमें ये भी हो सकता है कोर्ट नेगेटिव इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर ले, जिससे आपका जो केस है वो भी नेगेटिव साइड में चला जाए। तो हर चीज़ के अपने अपने कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं। तो उस केस में दोस्तों आपको जेन्युइन प्ली ही क्लेम करनी चाहिए और कभी भी फॉल्स प्ली नहीं क्लेम करनी चाहिए। तो दोस्तों, प्ली ऑफ एलिबी एक काइंड ऑफ रेमेडी है, एक प्रोविज़न है जो कि जनरल एक्सेप्शंस में आईपीसी में नहीं दिया गया है, बल्कि एविडेंस एक्ट में दिया गया है, जिससे कि एक्यूज्ड को बियॉन्ड द डाउट्स अपनी बात रखने का मौका दिया जाए, बियॉन्ड द डाउट्स उसे प्रूव करने के लिए चांसेस दिए जाएं, और कोई गलत आदमी है उसको चेक किया जाता है ताकि वो लॉ का मिसयूज़ ना कर सके, और वहीं जो इम्पोर्टेंट है कि कोई सही आदमी फंस भी ना जाए। तो ये था दोस्तों प्ली ऑफ एलिबी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो।